दोस्तों नमस्कार। दोस्तों छायावाद के विषय में कभी स्वयं जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसी श्री से संयुक्त है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। दोस्तों छायावाद व उसके समानांतर चलने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा व हालावाद से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी एक जो सीरीज चल रही है दोस्तों, उस सीरीज का आज ये दूसरा भाग है। इस भाग में भी हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महादेवी वर्मा जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पहला विकल्प है निहार, दूसरा विकल्प है, ये अशुद्ध लिख दिया गया है, शुद्ध होता है निहार, है ना? निहार। तो पहला विकल्प है निहार, दूसरा है रश्मि, तीसरा है निर्जा और चौथा विकल्प है दोस्तों यामा। तो ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों महादेवी वर्मा जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में मिला था। यामा इनकी महत्वपूर्ण रचना है, उसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी नहीं है सुमित्रानंदन पंत की? पहला विकल्प है युगांत, दूसरा विकल्प है युगवाणी, तीसरा है ग्राम्या और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखा जाए तो पंत जी की जितनी भी इसमें रचनाएं दी गई हैं, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये सभी रचनाएं छायावादी नहीं हैं। ये सभी रचनाएं प्रगतिशील प्रगतिशील चेतना से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। आप कह सकते हैं कि ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं, क्योंकि पंत जी शुरू में छायावादी कविता से जुड़े थे और बाद में प्रगतिशील चेतना से जुड़कर इन्होंने बहुत सी रचनाएं प्रगतिवादी चेतना से जुड़कर की हैं। निराला जी ने भी छायावादी कविता के अलावा प्रगतिशील चेतना से जुड़कर तमाम रचनाएं, जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, तोड़ती पत्थर हो गया, इन सब में जो है प्रगतिशील चेतना दिखाई देती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी का है? कर्ण, कमला, औशिनरी, राहुल। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है उर्वशी। उर्वशी इनका महाकाव्य है और बहुत ही चर्चित महाकाव्य है। उर्वशी नाम से दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की भी एक रचना मिलती है। तो दोनों कवियों की रचनाएं हैं उर्वशी नाम से। तो उर्वशी यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की पूछ रहा है। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का। इसमें जो भी विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, उसमें औशिनरी ये जो पात्र है, ये उर्वशी का पात्र है, औशिनरी। तो विकल्प संख्या जो 3 है ये सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि छायावाद के किस रचनाकार की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके परवर्ती रचनाकाल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुई? यानी छायावाद के कौन से ऐसे कवि थे जिनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि परवर्ती रचनाकाल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुई? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों देखा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऐसे छायावादी कवि हैं जिनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि जो है इनके परवर्ती रचना काल में, यानी बाद में जो इन्होंने रचनाएं की, वो विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने रचनाएं की। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में कहा जाता है कि ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भी काफी प्रभावित थे। रविंद्र कविता कानन करके इनकी एक रचना भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर
के विचारों से काफी प्रभावित हुए, लेकिन परवर्ती रचना काल में विवेकानंद के विचारों से भी ये प्रभावित देखे जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस छायावादी कवि को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा? आचार्य शुक्ल ने किस छायावादी कवि को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा? वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि थे दोस्तों। विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला और चौथा है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों देखा जाए तो आचार्य शुक्ल जी ने सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा था। तो इस हिसाब से विकल्प संख्या जो पहला विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है? कामायनी 1935 में लिखी गई एक कालजयी रचना कामायनी, उसका मूल दर्शन पूछ रहा है दोस्तों। पहला विकल्प है चार्वाक दर्शन, दूसरा है अरविंद दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन और चौथा है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो ये जो दोस्तों चौथा विकल्प है प्रत्यभिज्ञा दर्शन, ये सही है। कामायनी का मूल दर्शन जो है वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित है। जयशंकर प्रसाद वास्तव में शैव थे दोस्तों, चूंकि बनारस में इनका जन्म हुआ था तो इस हिसाब से ये शैव थे। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि छायावाद के समर्थन में सर्वाधिक लेख लिखने वाले विद्वान कौन हैं? छायावाद के समर्थन में सर्वाधिक लेख लिखने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों देखा जाए तो छायावाद के समर्थन में सर्वाधिक लेख लिखने वाले विद्वान आचार्य नंदुलारे वाजपेयी मिलते हैं। नंदुलारे वाजपेयी जी ने छायावादी कवियों पर और छायावाद पर बहुत सारा लेख इन्होंने लिखा है। तो आप कह सकते हैं कि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ये छायावादी कविता पर और छायावाद पर बहुत ज्यादा लेख इन्होंने लिखा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निराला जी की किस रचना में गजलें भी संकलित हैं? दोस्तों हिंदी गजल विधा की अगर बात की जाए तो लोग कबीर से जोड़ते हैं हिंदी गजल विधा को। दुष्यंत कुमार ने हिंदी गजल विधा को एक तरह से पल्लवित और संवर्धित करने का प्रयास किया और निराला जी भी हिंदी गजलों से जोड़कर देखे जाते हैं। तो इनकी किस रचना में गजलें संकलित हैं? पहला विकल्प है अड़िमा, दूसरा है गीतिका, तीसरा है नए पत्ते और चौथा है बेला। तो दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है बेला, बेला में ही निराला जी की गजलें संकलित हैं। तो ये चौथा विकल्प अपने आप में सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि आधुनिकता की दृश्य हिंदी कविता में गोरखनाथ से तुलना किस कवि की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आधुनिकता की दृष्टि से हिंदी कविता में गोरखनाथ से किसकी तुलना की जाती है? जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या सुमित्रानंदन पंत की? तो दोस्तों गोरखनाथ से तुलना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जाती है आधुनिकता की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि छायावाद के प्रथम समीक्षक कौन माने जाते हैं? छायावाद के प्रथम समीक्षक कौन? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो दोस्तों देखा जाए तो छायावाद के प्रथम समीक्षक जो हैं ये नंद दुलारे वाजपेयी जी माने जाते हैं। अभी एक प्रश्न और आया था कि छायावाद पर सर्वाधिक लेख लिखने वाले समीक्षक कौन, तो वो भी नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद पर बहुत कुछ लिखा, छायावादी कवियों पर और स्वयं छायावाद पर भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा, इसलिए छायावाद के प्रथम समीक्षक माने जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि छायावाद जीवन के प्रति विशिष्ट भावनात्मक दृष्टिकोण है, यह कथन किसका है? छायावाद जीवन के प्रति विशिष्ट भावनात्मक कथन। विकल्प
पहला विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है धन दुलारे वाजपेयी और चौथा विकल्प है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो पूछ रहा है दोस्तों कि विशिष्ट भावनात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रति है छायावाद। तो दोस्तों पहला विकल्प जो है डॉक्टर नगेंद्र, ये सही है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का ही ये कथन है कि छायावाद जीवन के प्रति विशिष्ट भावनात्मक दृष्टिकोण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो भी संकलन इसमें प्रश्नों का तैयार किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और बिल्कुल अनदेखे से हैं, ऐसे ही प्रश्नों का संकलन इसमें तैयार किया गया है। हिंदी का मेघदूत किस छायावादी रचना को कहा जाता है? कामायनी, झरना, आंसू, यामा। तो दोस्तों देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आंसू। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है दोस्तों, मेघदूत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है कि गिरजा का घंटा किस छायावादी कवि की पहली कविता मानी जाती है? गिरजे का घंटा है दोस्तों, वास्तव में ये गिरजे का घंटा किस छायावादी कवि की पहली कविता मानी जाती है? महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा विकल्प है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों देखा जाए तो गिरजे का घंटा ये सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है दोस्तों, गिरजे का घंटा। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद, कामायनी जैसी कालजयी कृति के प्रणेता जयशंकर प्रसाद, उनकी पहली कविता कौन सी मानी जाती है? सावन पंचक, आंसू, लहर अथवा झरना। तो दोस्तों पहला विकल्प ये जो है सावन पंचक, 1906 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने सावन पंचक नाम से पहली कविता लिखी थी जयशंकर प्रसाद जी ने। सावन पंचक इनकी पहली कविता दोस्तों मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का यह गीत उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? दोस्तों बहुत ही चर्चित गीत है महादेवी वर्मा जी का मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कल थी मिटा चली। तमाम कक्षाओं में पाठ्यक्रमों में ये रही, हाई स्कूल, इंटर, बीए, हर जगह पाठ्यक्रमों में रही और बहुत ही चर्चित गीत है इनका महादेवी वर्मा जी का। तो ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसलिए पूछा जा सकता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? पहला विकल्प है निहार, दूसरा है रश्मि, तीसरा विकल्प है निर्जा और चौथा विकल्प है सांध्य गीत। संध्य गीत लिखा है, ये है सांध्य गीत। दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है सांध्य गीत, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये सांध्य गीत में संकलित है दोस्तों, सांध्य गीत में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद की बृहत्त्रयी का कवि नहीं है? दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, बृहत्त्रयी का कवि नहीं है या नहीं है इस पर कंफ्यूजन हो जाता है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है। परीक्षा में चूंकि बच्चे प्रेशर में रहते हैं, परीक्षार्थी प्रेशर में रहते हैं, इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि कौन सा कवि छायावाद के बृहत्त्रयी का कवि नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये चार के चारों कवि जो हैं ये छायावाद के सुदृढ़ स्तंभ कहे जाते हैं, लेकिन जहां छायावाद की बृहत्त्रयी की बात होती है उसमें जयशंकर प्रसाद, पंत जी और निराला जी का नाम आता है। महादेवी वर्मा छायावाद की बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है दोस्तों। ये किस में शामिल हैं? आगे प्रश्न देखेंगे प्रश्नों को तो फिर उसमें पता चलेगा। छायावादी में बृहत्त्रयी कवियों में एक बृहत्त्रयी है और एक लघुत्रयी है, तो लघुत्रयी में वर्मा जी शामिल हैं। अब महादेवी वर्मा जी, अब लघुत्रयी में महादेवी वर्मा जी के साथ और कौन कौन से कवि शामिल हैं ये जानने के लिए आगे वीडियो देखें, कहीं प्रश्न जरूर इस तरह का भी आया है इसमें। छायावाद का महेश कौन कहा जाता है? प्रश्न संख्या 17, छायावाद का महेश कौन कहा जाता है?
जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये इस एक तरह की परिकल्पना की गई। तो छायावाद के ब्रह्मा दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी कहे जाते हैं, छायावाद के ब्रह्मा। छायावाद के विष्णु दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी कहे जाते हैं, और छायावाद के महेश शंकर भगवान, ये निराला जी कहे जाते हैं दोस्तों। शंकर भगवान भी तो निराला ही हैं और ये भी निराला थे, तो छायावाद के महेश कहे जाते हैं दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है। जागो फिर एक बार, इस कविता के रचनाकार कौन है। बहुत ही चर्चित कविता है जागो फिर एक बार। कई जगह ये पाठ्यक्रमों में भी कुछ कक्षाओं में रखी गई है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी ये रखी गई है, रखी जाती है। जागो फिर एक बार कविता, इसके रचनाकार कौन है। गणेश शंकर विद्यार्थी, दूसरा विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों जगाने का काम तो निराला जी ही कर सकते हैं। जागो फिर एक बार, तो जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन है दोस्तों, निराला जी। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। उक्त कथन किसका है। पहला विकल्प है रामविलास शर्मा, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है छायावाद के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है। पहला विकल्प आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, तीसरा डॉक्टर नामवर सिंह और चौथा है हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों यह कथन कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी पर इसके पहले भी कई प्रश्न आ चुके हैं। ये छायावाद के प्रथम समीक्षक कहे जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये छायावाद पर सर्वाधिक लेख लिखने वाले दोस्तों ये समीक्षक माने जाते हैं। तो ये इन्हीं का कथन है। आध्यात्मिक छाया का भान देखते हैं ये छायावाद में। इस तरह से भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा समीक्षक छायावाद में आध्यात्मिक छाया का भान देखता है, आध्यात्मिक छाया का भान पाता है। तो वो है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न पूछ रहा है कि पंत जी की किस रचना पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है दोस्तों। चिदंबरा पर, ग्रंथि पर, ग्रंथि है, ग्रंथि पर, पल्लव पर या लोकायतन पर। तो दोस्तों पंत जी की एक बहुत ही चर्चित रचना है, एक बहुत ही चर्चित महाकाव्य है लोकायतन। लोकायतन पर ही दोस्तों पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि छायावादी युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार कौन है। छायावादी युग में ही एक पुस्तक लिखी गई ब्रज रस, उसके रचनाकार कौन है दोस्तों। पहला विकल्प है बेढप बनारसी, दूसरा है श्रीनाथ सिंह, तीसरा है राय कृष्णदास और चौथा है वियोगी हरि। तो दोस्तों ब्रज रस पुस्तक के रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। अब इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, राय कृष्ण दास, जो कृष्ण का दास होगा वही ब्रज में रसास्वादन करेगा, ब्रज रस का पान करेगा। तो ब्रज का संबंध कृष्ण से है ही है, तो राय कृष्णदास जो हैं ये ब्रज रस के रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की किस रचना पर उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। नीरजा, यामा, रश्मि या
निहार। तो दोस्तों महादेवी वर्मा जी की एक रचना थी नीरजा, है ना। नीरजा पर ही इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। नीरजा में इनके गीतों में जो एक भाव है, जो पीड़ा है, एक टीस है, एक कसक है, वो नीरजा में दिखाई देती है। तो नीरजा बहुत ही चर्चित इनकी रचना है, तो इस पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है कि मधुलिका किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, या रामेश्वर शुक्लांचल की, या सुमित्रानंदन पंत की, या राम कुमार वर्मा की। तो दोस्तों देखा जाए तो मधुलिका जो है जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी है, पुरस्कार उसकी एक पात्र है मधुलिका। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मधुलिका रचना किसकी है। तो दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है मधुलिका, है ना। तो इस तरह के प्रश्न हमको भ्रमित करने के लिए आते हैं, क्योंकि मधुलिका बहुत ही चर्चित पात्रा है पुरस्कार कहानी की प्रसाद जी की, तो इसलिए पहला विकल्प प्रसाद ही रखा गया है। लेकिन रामेश्वर शुक्ल अंचल की एक रचना है मधुलिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। 1935 ईस्वी में रची गई रचना कामायनी, इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। पहला विकल्प है 16, दूसरा है 14, तीसरा विकल्प है 15 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, है ना। चिंता सर्ग से कामायनी की शुरुआत होती है और आनंद सर्ग पर इसका समापन होता है। तो कभी कभार इस तरह से भी पूछ लेता है कि कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है और अंतिम सर्ग कौन सा है। तो दोस्तों पहला सर्ग जो है वो चिंता सर्ग है और दूसरा सर्ग अंतिम सर्ग जो है वो आनंद सर्ग है, यानी 15वां सर्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। शुद्ध शब्द है द्रौपदी, है ना, द्रौपदी। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, धर्मवीर भारती अथवा जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों द्रौपदी नामक जो प्रबंध काव्य है उसके रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे दोस्तों। आचार्य वो पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और महादेवी वर्मा जो हैं ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। और जयशंकर प्रसाद जी को आप जानते ही हैं, ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। तो पंत जी की एक रचना है स्वर्ण किरण। 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, मन के स्वप्न, ताज, स्वर्ण किरण और नारी। तो पंत जी की रचना है स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण जो है ये अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना मानी जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि को अधैर्य का कवि कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कवि को अधैर्य का कवि कहा जाता है। पहला विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा विकल्प है नागार्जुन। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी ऐसे कवि हैं जो अधैर्य का कवि इनको कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। सिमरिया घाट के रहने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। माखनलाल चतुर्वेदी, अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन नहीं किया, है ना। किस पत्र का संपादन नहीं किया। पहला है कर्मवीर, दूसरा है प्रभा, तीसरा है प्रताप और चौथा है आजकल। तो दोस्तों देखा जाए तो कर्मवीर जो कि जबलपुर से छपता था, इसका प्रकाशन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। प्रभा जो है पूना से निकलने वाला पत्र था, पूना महाराष्ट्र, इसका भी संपादन उन्होंने किया है। प्रताप कानपुर से निकलता था और प्रताप जो है बहुत लोगों ने प्रताप का जो है संपादन किया, बहुत से हिंदी के विद्वानों ने। उसमें एक माखनलाल चतुर्वेदी जी का भी नाम आता है। और
माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रताप का संपादन किया। आजकल, ये जो चौथा है विकल्प, यही अपने आप में सही है। आजकल वर्तमान में निकलने वाली एक पत्रिका है, इसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने नहीं किया, बाकी कर्मवीर, प्रभा और प्रताप इसका संपादन इन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, चिंता सर्ग अथवा आशा सर्ग। तो दोस्तों, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई पंक्ति है। कामायनी का लज्जा सर्ग महत्वपूर्ण सर्ग है दोस्तों। लज्जा सर्ग मनोविकारों पर, मनोभावों पर लिखे गए माने रखे गए नाम हैं ये। लज्जा, चिंता, आशा, है ना, ये सब क्या है? मनोभाव है, एक तरह से संवेग है, एक तरह से इन पर रखे गए नाम हैं ये। गजब के कवि थे जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 पूछ रहा है कि इनमें से छायावादी कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है छायावादी कविता से संबंधित? पहला विकल्प है रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। दूसरा विकल्प है इनमें वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा विकल्प है ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता इसका प्रमुख घटक है। और चौथा विकल्प है कि इनमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कवियों से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये जो तीसरा विकल्प है ये बाकी विकल्पों से अलग है, क्योंकि रहस्यवाद जो है इसका प्रमुख अंग है ही है। स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति वेदना के आधार पर हुई, ये भी सही है। और रीतिकाल और द्विवेदी युग, क्योंकि रीतिकाल पहले का युग है छायावाद के और द्विवेदी युग बाद का युग है। नहीं नहीं, पहले का युग द्विवेदी युग भी है। 1900 से 1918 तो ये द्विवेदी युग है, और 18 से 36 ये जो है छायावाद है। तो इनसे भिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति हुई है, ये भी अपने आप में सही है। तो ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता ये प्रमुख घटक जो इसमें दिया गया है। हालांकि ध्वन्यात्मकता भी थोड़ा बहुत मिलती है और लाक्षणिकता भी मिलती है, लेकिन देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में ये विकल्प थोड़ा सा अलग है। अब खोजें तो ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रमुखता से नहीं मिलती है। इसलिए ये तीसरा विकल्प जो है ये सही होना चाहिए। होना चाहिए कि मतलब बाकी देखिए, पूरी तरह से तो नहीं मान सकते कि ये वाला विकल्प जो दिया गया है पूरी तरह से ये गलत है, इसको नहीं मान सकते। लेकिन विकल्पों में, चार विकल्पों में देखा जाए तो ये तीसरा विकल्प जो है बाकी विकल्पों से अलग दिखता है। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है परीक्षाओं में, कंफ्यूजन वाले प्रश्न, यानी कौन सा प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो ये इसको तो नकार नहीं सकते, इसको भी नकार नहीं सकते। वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय व्यक्ति, रहस्यवाद, है ना, इसको भी नहीं नकार सकते। लेकिन ये जो है ये इस पर थोड़ा सा गंभीरता से देखें तो ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता प्रमुख घटक नहीं है। वैसे खोज सकते हैं, ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता मिलती है, लेकिन ये प्रमुख घटक नहीं है, इसलिए ये तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। दोस्तों, देखा जाए तो ये बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कामायनी की पंक्ति है। ये पूछ रहा है कि ये किस सर्ग से ली गई है। पहला विकल्प है श्रद्धा सर्ग, दूसरा है लज्जा सर्ग, तीसरा है चिंता सर्ग और चौथा है आशा सर्ग। तो दोस्तों, यह पंक्ति नारी तुम केवल श्रद्धा हो कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है ना। अब चूंकि श्रद्धा शब्द इसमें आ गया तो परीक्षार्थी भ्रमित होकर श्रद्धा सर्ग पर ही टिक कर देते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये लज्जा सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किसका है? यानी कामायनी को दुखांत रचना मानने वाले कौन है, इस तरह से भी पूछ सकता है। वस्तु विन्यास की दृष्टि से यह कथन किसका है?
पंडित मुकुटधर पांडे का, या पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का, या डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कामायनी और पूरे छायावाद पर सबसे ज्यादा लिखने वाले कौन थे? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। तो इन्हीं का ये कथन है कि कामायनी को दुखांत रचना वस्तु विन्यास की दृष्टि से माना जा सकता है। ये कथन जो है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि गा कोकिल वर्षा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? सुमित्रानंदन पंत की, श्याम नारायण पांडे की, अथवा नागार्जुन की, अथवा दुष्यंत कुमार की। तो दोस्तों गा कोकिल वर्षा पावक कण, यह पंक्ति जो है ये छायावाद के जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, गा कोकिल वर्षा पावक कण, तो इस तरह की कविताएं सुमित्रानंदन पंत ही कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के राजकुमार कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है कि राम की शक्ति पूजा निराला की किस कृति में संकलित है? राम की शक्ति पूजा बहुत ही चर्चित रचना है निराला जी की, ये किस कृति में संकलित है? अर्चना, नए पत्ते, अनामिका, या गीतिका? तो दोस्तों निराला जी की एक बहुत ही चर्चित रचना है अनामिका। तो राम की शक्ति पूजा ये अनामिका में संकलित है। इस दृष्टि से तीसरा विकल्प जो है ये सही है, अनामिका। राम की शक्ति पूजा किसमें संकलित है? अनामिका में। बहुत बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी ने खड़ी बोली में सर्वप्रथम कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित किया? यानी जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम, या उर्वशी, तीसरा विकल्प है झरना, और चौथा है आंसू। तो दोस्तों पहला विकल्प जो है कानन कुसुम, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह है जो खड़ी बोली में लिखा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की ब्रज भाषा की कविताएं उनके किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे, कलाधर उपनाम से। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं करने वाले छायावादी कवि कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ये ब्रज भाषा में लिखते थे पहले। इनकी ब्रज भाषा की कविताओं का किस संकलन में संग्रह है, पूछ रहा है। पहला विकल्प है झरना, दूसरा है आंसू, तीसरा है चित्राधार, और चौथा है लहर। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो तीसरा विकल्प है चित्राधार, इनकी बहुत ही चर्चित रचना है। चित्राधार जो है इसमें ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन देखने को मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कामायनी की एक प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीकार्थ है? दोस्तों देखा जाए तो कामायनी के जो भी पात्र हैं, जैसे श्रद्धा है, इड़ा है, मनु है, कुमार है, ये सब प्रतीकार्थक हैं। तो पूछ रहा है कि इड़ा किसका प्रतीक है, किसका प्रतीकार्थ है? तो पहला विकल्प है हृदय पक्ष का प्रतीक, दूसरा है मानव का प्रतीक, तीसरा विकल्प है बुद्धि का प्रतीक, और चौथा है शैतान का प्रतीक। तो दोस्तों देखा जाए तो कामायनी में इड़ा एक जो पात्र है ये मनुष्य के बुद्धि पक्ष का प्रतीक है ना, बुद्धि पक्ष का प्रतीक है। बाकी अब यहाँ प्रतीकों से संबंधित बात आ गई तो इस पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। श्रद्धा जो है दोस्तों इसे गद्य पद्य मिश्रित होता है ना, गद्य पद्य मिश्रित होता है, यानी गद्य और पद्य जब मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। तो उर्वशी क्या है? एक प्रकार का चंपू काव्य है, चंपू रचना है। ये रचना किसकी है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद, मैंने पहले ही आपको बताया जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उर्वशी नाम के चंपू काव्य के रचनाकार हैं। बाकी उर्वशी नाम की रचना दिनकर जी की भी है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? दोस्तों छायावाद पर बहुत लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। तो राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति छायावाद को किसने कहा? पहला विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी,
दूसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है नंदुलारे वाजपेयी और चौथा विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह। तो दोस्तों देखा जाए तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति, काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले समीक्षक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये चौथा विकल्प सही है, डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा था। दोस्तों छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, छायावाद को शक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? पहला विकल्प रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा रामकुमार वर्मा, तीसरा विकल्प है रामविलास शर्मा और चौथा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो दोस्तों छायावाद को शक्ति काव्य कहने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ही छायावाद को शक्ति काव्य कहकर संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। तो दोस्तों यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और माखनलाल चतुर्वेदी, ये चार विकल्प हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई ये रचना है, पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश है, यह कथन किस समीक्षक का है? दोस्तों छायावादी काव्य में जीवन तत्वों का समावेश है, ये कथन कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो ये जो चौथा विकल्प है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र, ये अपने आप में सही है। बाकी परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों विकल्प गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 पूछ रहा है कि निराला की सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर कविता उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? पहला विकल्प है अनामिका, दूसरा अड़िमा, तीसरा बेला और चौथा है अर्चना। तो दोस्तों निराला की सरोज स्मृति जो कि शोक गीत कहा जाता है हिंदी का, और तोड़ती पत्थर बहुत ही चर्चित रचना है, ये इनके अनामिका काव्य संग्रह में दोस्तों संकलित है, अनामिका में। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि निराला के तुलसीदास खंड काव्य में कुल कितने छंद हैं? तुलसीदास 99 छंद, 105, 101, 201। तो दोस्तों तुलसीदास जो खंड काव्य है एक लंबी कविता है, एक तरह से इसको कुछ लोग खंड काव्य नाम भी देते हैं। तो तुलसीदास जो है ये इसमें कुल 101 छंद हैं दोस्तों। तो तीसरा विकल्प जो है ये सही है, 101 विकल्प 101 छंद जो हैं तुलसीदास के खंड काव्य में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो दोस्तों आचार्य शुक्ल का यह कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में है। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? वन बेला, वन मेला लिखा है, ये वन वेला है। वन वेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली। तो दोस्तों जूही की कली जो कि 1916 ईस्वी में लिखी गई इनकी रचना है, ये जो है नई कविता के प्रथम अंक में बहुत से कवियों द्वारा सामूहिक रूप से इसका रूपांतर प्रकाशित किया जाता है। बहुत ही चर्चित कविता है उनकी। अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? बहुत ही चर्चित कथन है और हर एक विद्यार्थी को इस प्रश्न का उत्तर आना ही चाहिए।
छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, राधा कृष्ण गोस्वामी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो मुकुटधर पांडे ने ही सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने एक तरह से व्यंग्यात्मक रूप में इसका प्रयोग किया था। हिंदी कविता में छायावाद व्यंग्यात्मक रूप से श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में, 30 नहीं 20 ईस्वी में प्रकाशित था ये। और सबसे पहले इन्होंने ही हिंदी कविता में छायावाद करके एक लेख प्रकाशित करवाया था श्री शारदा पत्रिका में, व्यंग्यात्मक रूप में। बाद में वही छायावाद शब्द रूढ़ हो गया उस कालखंड के लिए। लोकायतन किसके चरित्र पर केंद्रित महाकाव्य है? प्रश्न संख्या 49। लोकायतन एक महाकाव्य है और इसी से मिलती जुलती एक पत्रिका भी है दोस्तों, लोकायन, है ना। तो लोकायन एक पत्रिका है, लोकायतन महाकाव्य है। किसका महाकाव्य है? दोस्तों पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। ये किसके चरित्र पर केंद्रित है? पहला विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है महात्मा गांधी। तो दोस्तों देखा जाए तो पंत जी ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित इस महाकाव्य का सृजन किया, लोकायतन। लोकायतन महात्मा गांधी के चरित्र पर केंद्रित महाकाव्य है दोस्तों। अंतिम प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी? दोस्तों परिवर्तन कविता आप सब ने पढ़ी होगी। सुमित्रानंदन पंत की बहुत ही चर्चित कविता है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी रही, हाई स्कूल, इंटर, बीए हर जगह पाठ्यक्रम में लगभग रखी ही जाती है परिवर्तन कविता। वो उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? किस काव्य संकलन में? पहला विकल्प है गुंजन, दूसरा विकल्प है ग्राम्या, तीसरा विकल्प है युगांत और चौथा विकल्प है पल्लव। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो चौथा विकल्प है पल्लव, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो परिवर्तन कविता सबसे पहले पल्लव में ही प्रकाशित होती है। तो चौथा विकल्प सही है, पल्लव इनकी बहुत ही चर्चित रचना है जो कि छायावाद का मैनिफेस्टो कही जाती है। इसी में परिवर्तन कविता सबसे पहले प्रकाशित होती है। तो दोस्तों ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे तीसरा भाग भी मैं छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लेके आऊंगा, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए छायावाद से तो बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संकलन मैं तीसरे भाग में फिर लेके आ रहा हूं। और इसी तरह से आप बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।